का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर आपको बता दें कि योगी 2.0 के मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी है। वहीं जुलाई के अंत और अगस्त के पहले सप्ताह में इसको लेकर विस्तार हो सकता है। यहीं आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जो हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। 1-2 पूर्व मंत्री को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एनडीए में शामिल होने के बाद शर्त के चलते मंत्री बनना तय है। यहां पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा अन्य का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही मांड से विधायक राजेश चौधरी का नाम भी इसमें चर्चाओं में है। वहीं तमाम विधायक भी मंत्री बनने के लिए प्रयासरत है। हालांकि देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये कहीं ना कहीं तैयारियां की जा रही हैं और यही वजह है कि योगी 2.0 के मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है और उसमें दारा सिंह को शामिल किया जा सकता है। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, अब यहाँ पर मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है योगी सरकार के, और ऐसे में जो बेहद महत्वपूर्ण नाम है वो ओम प्रकाश राजभर का है, दारा सिंह का है। तोहफे के तौर पर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सपना, निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि योगी 2.0 का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इस समय होगा जब आप आगे दहलीज पे हैं। 2024 के चुनाव की दहलीज पे और लोकसभा चुनाव आपके तैयारियों के बीच में चल रहे हैं। ऐसे में ओपी राजभर, जो कि एनडीए में अभी शामिल हुए हैं, पूर्वांचल में एक अच्छी खासी उनकी ख्याति है और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। सुभाषपा से उन्होंने गठबंधन के तौर पर एनडीए में शामिल हुए, तो उनको तोहफे के तौर पर ओपी राजभर को निश्चित तौर से केंद्रीय मंत्रिमंडल, माफ करिएगा, राज्य योगी मंत्रिमंडल में उनको कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे के मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सपा से इस्तीफा दे के वापसी की है दारा सिंह चौहान ने। दारा सिंह चौहान घोसी विधानसभा से अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद अब माना जा रहा है कि वो भी योगी मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पूर्व मंत्रियों के नाम भी, कई मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिसमें पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का नाम है, पूर्व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ पूर्व परिवहन मंत्री रमेश कटेरे के भी नाम के चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि इनके साथ ही साथ मार्ग से आने वाले विधायक राजेश का भी नाम बहुत तेजी से चर्चाओं में है। आपको बता दूं कि जो हमारे सूत्र है उसमें बताया जाए कि तमाम ऐसे विधायक हैं जिनके नाम भी चर्चा में है और उनका लगातार अब दिल्ली का और लखनऊ का जो दौरा है वो भी लगातार बढ़ गया है। माना जा रहा है कि दिल्ली पे लगातार दौड़ लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी नाम को लेके, जिससे नाम चर्चा है चल रहा है, उनको लेके कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल होने की कयास लगाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जाति समीकरण को भी बैठाया जाएगा। हालांकि 2 नाम पर चर्चा माना जा रहा है कि पूरी तरीके से है, ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान, इनको मंत्रिमंडल में शामिल करना लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही साथ पूर्व मंत्रियों को भी लगाया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे बड़े मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में इस समय जिनका जो प्रभाव, इस समय जो विभाग है वो विभाग माना जा रहा है कि उस पर कटौती की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व मंत्री हैं जिनको एक्सपीरियंस रहा है योगी शासन में काम करने का, योगी सरकार में, उनको एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली दौरे पे हैं, कृष्ण प्रसाद मौर्य भी अभी दिल्ली भी दौरे पे गए थे और माना जा रहा है कि बी एल संतोष भी आने लगे। तो ऐसे में संगठन के प्रस्ताव के बाद दिल्ली का जब शीर्ष नेतृत्व का जब मोहर लग जाएगी तो माना जा रहा है कि जुलाई अंत या अगस्त के पहले सप्ताह में आपको योगी 2.0 का पहला विस्तार देखने को मिल सकता है। सपना, लेकिन मनीष, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1-2 पूर्व ऐसे मंत्री हैं जिनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, इसकी क्या बड़ी वजह माने? क्या ये नाराज चल रहे थे, इनको मनाने की एक कोशिश है बीजेपी की, या कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, कुछ जो उत्तर प्रदेश के अगर आप लोकसभा सीट देखेंगे, 80 लोकसभा सीट आती, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पे फोकस होना। इसी के तहत अगर देखा जाएगा तो क्षेत्रीय समीकरण और जो जाति समीकरण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जहाँ देखें पिछड़ा वर्ग से ओपी राजभर आते हैं, दारा सिंह चौहान चौहान वर्ग से आते हैं, एक साथ साथ जो अगर हम देखेंगे सिद्धार्थनाथ सिंह या फिर हम बात करेंगे श्रीकांत शर्मा, तो एक ब्राह्मण चेहरे को भी लाने की कवायद की जा रही है। महेंद्र सिंह जो कि स्वर्ण से आते हैं, उनको भी लाने की कवायद की जा रही है। साथ ही साथ हम देखें कि कुछ पिछड़े वर्ग के और ओबीसी वर्ग पे भी दाव लगाया सकता है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस के साथ काम करना, क्योंकि कई ऐसे बड़े मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास एक से अधिक प्रभार है, उनको उनके विभागों में कटौती की जा सकती है। 1 या 2 मंत्री ऐसे हैं जिनके नाम चर्चा चली, जिनको हटाया भी जा सकता है। तो ऐसे में लोकसभा के पहले अपने कार्य योजना, अपने कामों के प्रति जनता तक पहुंचना है। इसको देखते हुए कि उनके पास एक्सपीरियंस रहा है, वो पहली सरकार में योगी सरकार के साथ काम कर चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
के साथ साथ जो मंत्रिमंडल है किस तरह से उत्तर प्रदेश में काम किया जाता है उसमें उसका एक्सपीरियंस है। तो किसी नए के साथ लोकसभा के पहले एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है कि अगर आपके कोई पुराना मंत्री रहें और एक्सपीरियंस रहें, उनको अगर आप लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो समीकरण ज़्यादा ठीक बैठता हुआ नजर आता है। और इसमें 2024 की तैयारी है, तो कहीं ना कहीं पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि 2024 को लेकर कोई भी गलती ना की जाए। ये मंत्रिमंडल जो अभी प्रस्तावित है, जो योगी 2.0 का पहला मंत्रिमंडल होगा, इसमें भी उन्हीं लोग को शामिल किया जाएगा जो क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण के हिसाब से ठीक बैठेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर जातीय समीकरण को इसमें देखा जाएगा। हालांकि अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, इसमें कौन कौन से नए चेहरे शामिल होते हैं ये देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा मनीष, क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष का लखनऊ का दौरा रहने वाला है। 22-23 जुलाई को राजधानी आएंगे बीएल संतोष। इस साल दूसरी बार महामंत्री का 2 दिवसीय का ये दौरा है। आपको बता दें कि मंत्री और प्रदेश पदाधिकारियों से वो फीडबैक लेने वाले हैं। वहीं बीजेपी संगठन के काम के बारे में वो जानकारी लेंगे। स्पेशल 21 के साथ अलग से वो संवाद करते नजर आएंगे। वहीं 80 लोकसभा सीटों के लिए जो 21 क्लस्टर बनाए गए हैं उनसे वो संवाद करेंगे। प्रभारियों सह प्रभारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी वो मीटिंग करेंगे। तो बीएल संतोष का लखनऊ का दौरा रहने वाला है और इस दौरान वो बैठकें करने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार बीजेपी तैयारियां कर रही है। हालांकि इस साल दूसरी बार बीएल संतोष उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। 2 दिन यहां पर वो रहेंगे। वहीं संगठन महामंत्री बीएल संतोष का ये बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। 22-23 जुलाई को वो राजधानी में रहने वाले हैं और इस साल वो दूसरी बार आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसी बैठकें हैं जो करने वाले हैं। मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वो फीडबैक भी लेंगे। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, यहाँ पर बीएल संतोष का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। साल में दूसरी बार वो आने वाले हैं। किस तरीके से इस दौरे को देखा जाए और इस दौरे के दौरान क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं? देखिए सपना, बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और उनका उत्तर प्रदेश का दूसरा दौरा है। आप कहते हो जब 2023 की शुरुआत हुई थी, हमने देखा था किस तरीके से जो पहला दौरा था, जो सबसे बड़ा राजनीतिक दौरा था, वो साल का दूसरा दिन होता है, 2 जनवरी होता है, जब बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रवास पे आते हैं और लगातार संगठन संघ और सरकार के साथ समन्वय बैठाने के लिए बैठक करते हैं। ये उनका दूसरा दौरा है। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दौरा? सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि फीडबैक। उत्तर प्रदेश लोकसभा की अगर सीटें देखेंगे, 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसपे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजर रही है। ऐसे में वहां का फीडबैक लेना और सबसे पहले कि उसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले किस तरीके से जो कमियां हैं उन लोकसभा सीटों पे जहां पे कहीं ना कहीं सांसद ने अच्छा काम नहीं किया, जिसका फीडबैक ऑलरेडी रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी केंद्रीय संगठन के पास है, वहां पे जो कमियां हैं उसको चुनाव से पहले, समय से पहले ठीक कर लेना है। आपको बता दूं बीएल संतोष अपने 2 दिवसीय दौरे पर उनका प्रस्तावित है और साथ में ये दूसरा दौरा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि संगठन के साथ साथ सरकार के मंत्रियों से भी सीधा संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि उनके पास ऐसी रिपोर्ट पहुंची थी जिसमें माना जाता है कि कई मंत्रियों के ऐसे अफसर हैं जो उनके साथ समन्वय नहीं बैठाते। इसको लेके कि सरकार और संगठन के साथ जो मंत्री हैं, उनके जो अफसर हैं, वो आपसी समन्वय लेके काम करें, क्योंकि जो योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द धरातल तक पहुंचाना है। केंद्र की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में कैसे समन्वय किया जाए, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं वो कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर मंथन करते नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि उनकी पूरी नज़र जिला पंचायतों पर भी रहेगी। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी वो एक दिन एक बैठक करते हुए नजर आएंगे, जिसमें किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उनमें किस तरह से डबल इंजन की सरकार के और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचाया जाए। संगठन की जो कार्यशैली है उसको कैसे प्रभावशाली से बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा करते नजर आएंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है वो है 80 लोकसभा सीटों के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश के 21 क्लस्टर्स के जो प्रभारी और सह प्रभारी हैं उनके साथ वो चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि आगे की जो चुनावी रणनीति है और आगे से किस तरीके से जो ब्लूप्रिंट तय गया उसमें कैसे कार्य योजनाओं को अमल लाना है, किस तरह से अपनी जामा पहनाना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मंत्र देते हुए नजर आएंगे बीएल संतोष। के बाद माना जा रहा है कि अपने आखिरी दिन, प्रवास के आखिरी दिन, वो केंद्र की और योजनाओं के साथ केंद्र की जो रणनीति है उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, इसको लेके कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पे होगी। तो माना जा रहा है कि जो पूरी तरीके से जो दोनों बैठकों का जो दौर होगा उसका जो अंतिम दिन होगा, जिसमें ब्लूप्रिंट जो तैयार किया जाएगा, खाका तैयार किया जाएगा, उसको किस तरीके से आगे की योजना बनानी है, जो इस बैठक के दौरान दिशा निर्देश दिए गए उनको कैसे अमल लाना है, इसका भी जिक्र किया जाएगा कोर कमेटी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे देश की सबसे इंपॉर्टेंट जो
राज्य होता है वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे नज़र बना रखी है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने और केंद्रीय गृह मंत्री और चाणक्य थिंक टैंक कहने वाले बीजेपी के अमित शाह ने। तो सबकी निगाहें हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में अगर जीतते हैं तो निश्चित तौर से आप दिल्ली के तख्त के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाते हैं। जी सपना। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यही वजह है कि अब 80 लोकसभा सीटों पर साफ तौर पर फोकस किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। जेपी नड्डा और बीएल संतोष से वो मुलाकात करने वाले हैं। भूपेंद्र जनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट की जानकारी देंगे। नड्डा को महानगर अध्यक्षों की रिपोर्ट भी सौंपेंगे। इसके साथ ही जिला महानगर अध्यक्षों के बदलाव पर चर्चा होगी। मीटिंग में क्षेत्रीय टीम में भी बदलाव पर चर्चा होगी। टीम में जल्द जिला क्षेत्रीय संगठन में नियुक्तियां होंगी। ये सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया था, उसके बाद महाजनसंपर्क अभियान की जो तारीख है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अब इसकी पूरी रिपोर्ट जो है यहाँ पर सौंपी जाएगी। मुलाकात करने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी। दिल्ली दौरे का आज उनका दूसरा दिन रहने वाला है और ये बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ वो मुलाकात करने वाले हैं। रिपोर्ट की जानकारी इस दौरान दी जाएगी। वहीं नड्डा को महानगर अध्यक्षों की रिपोर्ट भी वो सौंपते नजर आने वाले हैं। जिला महानगर अध्यक्षों के बदलाव पर भी चर्चा होगी। मीटिंग में क्षेत्रीय टीम में भी बदलाव पर यहां पर चर्चा हो सकती है। टीम में जल्द जिला क्षेत्रीय संगठन में नियुक्तियां होंगी। ये भी बड़ी जानकारी सूत्र के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, आज ये दूसरा दौरा रहने वाला है भूपेंद्र चौधरी का। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा से वो मुलाकात करने वाले हैं, बीएल संतोष से वो मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाएं और क्या कुछ होने वाला है इस मुलाकात के दौरान? देखिए, अगर हम बात करें तो चूंकि मानसून का सत्र भी चल रहा है, ऐसे में आमतौर पे जब भी सदन का सत्र चलता है तो भारतीय जनता पार्टी के यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, आपने देखा कि पिछली बार भी वो दिल्ली दौरे पर आए हुए थे, लेकिन इस बार का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि जो जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है उसको लेकर एक रिपोर्ट कार्ड भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं। हालांकि ये मुलाकात कब होगी इसका समय तय नहीं बताया जा रहा है। अभी जानकारी मिल रही है कि वो संसद भवन पहुंचे हुए हैं और तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात संसद भवन के अंदर होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम, चाहे जिला अध्यक्षों की बात करें या अन्य रणनीतियां जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि किस तरीके से इसका सीधा फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनसे भी मुलाकात यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कर सकते हैं। तो भूपेंद्र चौधरी का जो कि यूपी के बीजेपी उनको एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया सकता है। तो इंतजार किया जा रहा है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली दौरे पे हैं, कृष्ण प्रसाद मौर्य भी अभी दिल्ली दौरे पे गए, तो माना जा रहा है कि बीएल संतोष भी आने लगे। तो ऐसे में संगठन के प्रस्ताव के बाद दिल्ली का जब शीर्ष नेतृत्व का जब मुहर लग जाएगी तो माना जा रहा है कि जुलाई अंत या अगस्त के पहले सप्ताह में आपको योगी 2.0 का पहला विस्तार देखने को मिल सकता है। सपना, लेकिन मनीष, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक दो पूर्व ऐसे मंत्री हैं जिनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, इसकी क्या बड़ी वजह माने? क्या ये नाराज चल रहे थे, इनको मनाने की एक कोशिश है बीजेपी की, या कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, कुछ जो उत्तर प्रदेश के अगर आप लोकसभा सीट देखेंगे 80 लोकसभा सीट आती, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पे फोकस होना। इसी के तहत अगर देखा जाएगा तो क्षेत्रीय समीकरण और जो जातीय समीकरण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जहाँ देख रहे हैं पिछड़ा वर्ग से ओपी राजभर आते हैं, दारा सिंह चौहान वर्ग से आते हैं, एक साथ साथ जो अगर हम देखेंगे सिद्धार्थनाथ सिंह या फिर हम बात करेंगे श्रीकांत शर्मा, तो एक ब्राह्मण चेहरे को भी लाने की कवायद की जा रही है। महेंद्र सिंह जो कि स्वर्ण से आते हैं उनको भी लाने की कवायद की जा रही है। साथ ही साथ हम देखें कि कुछ पिछड़े वर्ग के और ओबीसी वर्ग पे भी दाव लगाया सकता है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस के साथ काम करना, क्योंकि कई ऐसे बड़े मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास एक से अधिक प्रभार है, उनको उनके विभागों में कटौती की जा सकती है। एक या दो मंत्री ऐसे हैं जिनके नाम चर्चा चली, जिनको हटाया भी जा सकता है। तो ऐसे में लोकसभा के पहले अपने कार्य योजना, अपने कामों के प्रति जनता तक पहुंचना है। इसको देखते हुए कि उनके पास एक्सपीरियंस रहा है, वो पहली सरकार में योगी सरकार के साथ काम कर चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो मंत्रिमंडल है किस तरह से उत्तर प्रदेश में काम किया जाता है उसमें उसका एक्सपीरियंस है। तो किसी नए के साथ लोकसभा के पहले एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है कि अगर आपके कोई पुराना मंत्री रहे और एक्सपीरियंस रहे, उनको अगर आप लेके आते
हैं तो कहीं ना कहीं वो समीकरण ज़्यादा ठीक बैठता नजर आता है। और इसमें 2024 की तैयारी है तो कहीं ना कहीं पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि 2024 को लेकर कोई भी गलती ना की जाए। ये मंत्रिमंडल जो अभी प्रस्तावित है, जो योगी 2.0 का पहला मंत्रिमंडल होगा, इसमें भी उन्हीं लोग को शामिल किया जाएगा जो क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण के हिसाब से ठीक बैठेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर जातीय समीकरण को इसमें देखा जाएगा। हालांकि अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, इसमें कौन कौन से नए चेहरे शामिल होते हैं ये देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा मनीष, क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष का लखनऊ का दौरा रहने वाला है। 22-23 जुलाई को राजधानी आएंगे बीएल संतोष। इस साल दूसरी बार महामंत्री का 2 दिवसीय का ये दौरा है। आपको बता दें कि मंत्री और प्रदेश पदाधिकारियों से वो फीडबैक लेने वाले हैं। वहीं बीजेपी संगठन के काम के बारे में वो जानकारी लेंगे। स्पेशल 21 के साथ अलग से वो संवाद करते नजर आएंगे। वहीं 80 लोकसभा सीटों के लिए जो 21 क्लस्टर बनाए गए हैं उनसे वो संवाद करेंगे। प्रभारियों सह प्रभारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी वो मीटिंग करेंगे। तो बीएल संतोष का लखनऊ का दौरा रहने वाला है और इस दौरान वो बैठकें करने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगातार बीजेपी तैयारियां कर रही है। हालांकि इस साल दूसरी बार बीएल संतोष उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। 2 दिन यहां पर वो रहेंगे। वहीं संगठन महामंत्री बीएल संतोष का ये बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। 22-23 जुलाई को वो राजधानी में रहने वाले हैं और इस साल वो दूसरी बार आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसी बैठकें हैं जो करने वाले हैं। मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वो फीडबैक भी लेंगे। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, यहां पर बीएल संतोष का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। साल में दूसरी बार वो आने वाले हैं। किस तरीके से इस दौरे को देखा जाए और इस दौरे के दौरान क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं? देखिए सपना, बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं और उनका उत्तर प्रदेश का दूसरा दौरा है। आप कहते हो जब 2023 की शुरुआत हुई थी हमने देखा था किस तरीके से जो पहला दौरा था, जो सबसे बड़ा राजनीतिक दौरा था, वो साल का दूसरा दिन होता है, 2 जनवरी होता है, जब बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रवास पे आते हैं और लगातार संगठन संघ और सरकार के साथ समन्वय बैठाने के लिए बैठक करते हैं। ये उनका दूसरा दौरा है। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दौरा? सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि फीडबैक। उत्तर प्रदेश लोकसभा की अगर सीटें देखेंगे, 80 लोकसभा सीटें हैं जिसपे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजर रही है। ऐसे में वहां का फीडबैक लेना और सबसे पहले कि उसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले किस तरीके से जो कमियां हैं उन लोकसभा सीटों पे जहां पे कहीं ना कहीं सांसद ने अच्छा काम नहीं किया, जिसका फीडबैक ऑलरेडी रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी केंद्रीय संगठन के पास है, वहां पे जो कमियां हैं उसको चुनाव से पहले, समय से पहले ठीक कर लेना है। आपको बता दूं बीएल संतोष अपने 2 दिवसीय दौरे पर उनका प्रस्तावित है और साथ में ये दूसरा दौरा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि संगठन के साथ साथ सरकार के मंत्रियों से भी सीधा संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि उनके पास ऐसी रिपोर्ट पहुंची थी जिसमें माना जाता है कि कई मंत्रियों के ऐसे अफसर हैं जो उनके साथ समन्वय नहीं बैठाते। इसको लेके कि सरकार और संगठन के साथ जो मंत्री हैं, उनके जो अफसर हैं, वो आपसी समन्वय लेके काम करें, क्योंकि जो योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द धरातल तक पहुंचाना है। केंद्र की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में कैसे समन्वय किया जाए, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं वो कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर मंथन करते नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि उनकी पूरी नज़र जिला पंचायतों पर भी रहेगी। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी वो एक दिन एक बैठक करते हुए नजर आएंगे, जिसमें किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उनमें किस तरह से डबल इंजन की सरकार के और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचाई जाए। संगठन की जो कार्यशैली है उसको कैसे प्रभावशाली से बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा करते नजर आएंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है वो है 80 लोकसभा सीटों के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश के 21 क्लस्टर। 21 क्लस्टर्स के जो प्रभारी और सह प्रभारी हैं उनके साथ वो चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि आगे की जो चुनावी रणनीति है और आगे से किस तरीके से जो ब्लूप्रिंट तय किया गया उसमें कैसे कार्य योजनाओं को अमल लाना है, किस तरह से अपनी जामा पहनाना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मंत्र देते हुए नजर आएंगे बीएल संतोष। के बाद माना जा रहा है कि अपने आखिरी दिन, प्रवास के आखिरी दिन, वो केंद्र की और योजनाओं के साथ केंद्र की जो रणनीति है उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, इसको लेके कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पे होगी। तो माना जा रहा है कि जो पूरी तरीके से जो दोनों बैठकों का जो दौर होगा उसका जो अंतिम दिन होगा, जिसमें ब्लूप्रिंट जो तैयार किया जाएगा, खाका तैयार किया जाएगा, उसको किस तरीके से आगे की योजना बनानी है, जो इस बैठक के दौरान दिशा निर्देश दिए गए उनको कैसे अमल लाना है, इसका भी जिक्र किया जाएगा कोर कमेटी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे देश की सबसे इंपॉर्टेंट जो राज्य होता है
वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे नज़र बना रखी है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने और केंद्रीय गृह मंत्री और चाणक्य थिंक टैंक कहने वाले बीजेपी के अमित शाह ने। तो सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में अगर जीतते हैं तो निश्चित तौर से आप दिल्ली के तख्त के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाते हैं। जी सपना। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यही वजह है कि अब 80 लोकसभा सीटों पर साफ तौर पर फोकस किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। जेपी नड्डा और बीएल संतोष से वो मुलाकात करने वाले हैं। भूपेंद्र जनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट की जानकारी देंगे। नड्डा को महानगर अध्यक्षों की रिपोर्ट भी सौंपेंगे। इसके साथ ही जिला महानगर अध्यक्षों के बदलाव पर चर्चा होगी। मीटिंग में क्षेत्रीय टीम में भी बदलाव पर चर्चा होगी। टीम में जल्द जिला क्षेत्रीय संगठन में नियुक्तियां होंगी। ये सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया था, उसके बाद महाजनसंपर्क अभियान की जो तारीख है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अब इसकी पूरी रिपोर्ट जो है यहाँ पर सौंपी जाएगी। मुलाकात करने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी। दिल्ली दौरे का आज उनका दूसरा दिन रहने वाला है और ये बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ वो मुलाकात करने वाले हैं। रिपोर्ट की जानकारी इस दौरान दी जाएगी। वहीं नड्डा को महानगर अध्यक्षों की रिपोर्ट भी वो सौंपते नजर आने वाले हैं। जिला महानगर अध्यक्षों के बदलाव पर भी चर्चा होगी। मीटिंग में क्षेत्रीय टीम में भी बदलाव पर यहां पर चर्चा हो सकती है। टीम में जल्द जिला क्षेत्रीय संगठन में नियुक्तियां होंगी। ये भी बड़ी जानकारी सूत्र के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, आज ये दूसरा दौरा रहने वाला है भूपेंद्र चौधरी का। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा से वो मुलाकात करने वाले हैं, बीएल संतोष से वो मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जाएं और क्या कुछ होने वाला है इस मुलाकात के दौरान? देखिए, अगर हम बात करें तो चूंकि मानसून का सत्र भी चल रहा है, ऐसे में आमतौर पे जब भी सदन का सत्र चलता है तो भारतीय जनता पार्टी के यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, आपने देखा कि पिछली बार भी वो दिल्ली दौरे पर आए हुए थे। लेकिन इस बार का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि जो जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है उसको लेकर एक रिपोर्ट कार्ड भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दे सकते हैं। हालांकि ये मुलाकात कब होगी इसका समय तय नहीं बताया जा रहा है। अभी जानकारी मिल रही है कि वो संसद भवन पहुंचे हुए हैं और तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात संसद भवन के अंदर होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम, चाहे जिला अध्यक्षों की बात करें या अन्य रणनीतियां जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि किस तरीके से इसका सीधा फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनसे भी मुलाकात यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कर सकते हैं। तो भूपेंद्र चौधरी का जो कि यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा हो सकती है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ से खबर है, जहां वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। 22 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा रहने वाला है। काल भैरव बाबा के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी बाबा विश्वनाथ का भी जलाभिषेक करेंगे। सर्किट हाउस में महापौर पार्षदों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। तो बाबा विश्वनाथ के द्वार सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। इस दौरान बाबा विश्वनाथ के वो जलाभिषेक करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। इसी बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और आपको बता दें कि यही वजह है कि गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब राहुल गांधी पहुंचे हैं। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई होगी। क्या कुछ फैसला आता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। निगाहें रहेंगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर। आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे सुनवाई होगी?
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चूंकि दोपहर का वक्त बताया जा रहा है जब मोदी सरनेम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी वाले मामले में सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगा। चूंकि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और निश्चित रूप से आपने देखा कि कर्नाटक के कोलार में जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला गुजरात कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा, गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई। ऐसे में अब एक बार फिर राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो राहुल गांधी की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है और क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि राहुल गांधी को काफी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब देखने वाली बात होगी कि जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ टिप्पणी करता है। बिल्कुल, और इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है पीयूष, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है और ऐसे में अगर गुजरात हाईकोर्ट के इस आदेश को बरकरार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखा जाता है तो राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर है जहां योगी 2.0 के मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी है। जुलाई के अंत और अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकता है विस्तार, ये जानकारी है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान बनाए जा सकते हैं मंत्री। 1-2 पूर्व मंत्री को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एनडीए में शामिल होने के बाद शर्त के चलते मंत्री बनना अब तय है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत अन्य का भी नाम इसमें शामिल है। साथ ही मांड से विधायक राजेश चौधरी का नाम भी चर्चाओं में है। तमाम विधायक भी मंत्री बनने के प्रयासरत हैं। हालांकि अब योगी 2.0 के मंत्रिमंडल के विस्तार में किन नए चेहरों को जगह मिलती है ये देखना होगा। लेकिन यहां पर अगर बात कर ली जाए ओम प्रकाश राजभर की या फिर दारा सिंह की, तो ये माना जा रहा है कि योगी 2.0 के मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है, मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इस रेस में 1-2 पूर्व मंत्री के नाम भी शामिल हैं। तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष का लखनऊ का दौरा है। 22-23 जुलाई को राजधानी आएंगे बीएल संतोष। इस साल दूसरी बार महामंत्री का 2 दिवसीय का ये दौरा रहने वाला है। मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों से वो फीडबैक लेते नजर आएंगे। बीजेपी संगठन के काम के बारे में जानकारी लेंगे। स्पेशल 21 के साथ अलग से संवाद करेंगे संतोष, ये भी जानकारी है। वहीं 80 लोकसभा सीटों के लिए बनाए गए 21 क्लस्टर प्रभारियों सह प्रभारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ वो मीटिंग करेंगे। तो लखनऊ से खबर है जहां भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र जनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट की जानकारी देंगे। नड्डा को महानगर अध्यक्षों की रिपोर्ट भी वो सौंपेंगे। जिला महानगर अध्यक्षों के बदलाव पर चर्चा होगी। मीटिंग में क्षेत्रीय टीम में भी बदलाव पर चर्चा होगी। टीम में जल्द जिला क्षेत्रीय संगठन में नियुक्तियां होंगी। ये सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं दिल्ली से खबर है जहां मणिपुर घटना के बाद अब एक्शन में मानवाधिकार आयोग है। एनएचआरसी ने मणिपुर सरकार को जारी किया है नोटिस। मणिपुर के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। एनएचआरसी ने 4 सप्ताह के अंदर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 10 एफआईआर की जांच की स्थिति के बारे में जानकारी इस दौरान देनी होगी। तो मणिपुर घटना पर मानवाधिकार आयोग अब सख्त है, इसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। लखनऊ से खबर जहां एनआईए ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र को दबोचा है। आईएसआईएस के लिए काम करने का विश्वविद्यालय के छात्र पर आरोप है। आईएसआईएस के संगठन का सदस्य था फैजान, ये एनआईए की तरफ से कहा गया है। और फैजान के झारखंड स्थित घर पर तलाशी हुई है। अलीगढ़ में किराए के घर पर तलाशी ली गई। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज इस दौरान बरामद किए गए हैं।
तो लखनऊ से खबर है, जहां वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। 22 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा रहने वाला है। काल भैरव बाबा के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी करेंगे। सर्किट हाउस में महापौर पार्षदों के साथ वो बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम ऐसे विषय है जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो बाबा विश्वनाथ के द्वार सीएम योगी आदित्यनाथ, और आपको बता दें कि 22 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा है, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। काल भैरव बाबा के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही सीएम बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी करने पहुंचेंगे। इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। सर्किट हाउस में महापौर पार्षदों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। तमाम तरीके के इस दौरान दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। कई वैसे विषय हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2022 भी है। इसको लेकर पूरी तरीके से कमर सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। यही वजह है कि तमाम तरीके के दिशा निर्देश यहां पर किए जा रहे हैं। अब वाराणसी का ये बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। यहां पर सर्किट हाउस में महापौर पार्षदों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। तो ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय की नजर है। पुलिस अफसरों ने विदेश मंत्रालय से बात की है। मामले में एटीएस, आईबी और पुलिस कर रही है जांच। सीमा का भारतीय आधार कार्ड को लेकर यहां पर जांच की जा रही है। इसके साथ ही सीमा सचिन पर कई धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं, ये भी जानकारी है। धाराएं बढ़ने पर सीमा सचिन की जमानत रद्द होगी। तो यहां पर लगातार जांच की जा रही है। अब सीमा हैदर मामले पर विदेश मंत्रालय की नजर है। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। सीमा हैदर मामले पर अब विदेश मंत्रालय की नजर रहने वाली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीमा हैदर के मामले में लगातार सुर्खियों में और विदेश मंत्रालय की कहीं ना कहीं देखा जाए तो नजर है। एटीएस, आईबी इसकी जांच कर रही है। हालांकि जांच के दौरान में सीमा के पास से जो भारतीय आधार कार्ड भारतीय आधार कार्ड को लेकर जांच की जा रही है, गंभीरता से जांच की जा रही है। जो मुकदमा इसके खिलाफ पहले दर्ज किया गया था नोएडा पुलिस द्वारा, हालांकि उस मुकदमे में धारा बढ़ाई जा सकती है। दोबारा सीमा और सचिन और उसके पिता को जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि सचिन ने आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनवाए थे सीमा को लाने के लिए, हिंदुस्तान लाने के लिए। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जो है सीमा के मामले में जो मुकदमा दर्ज है उसमें धाराएं बढ़ाई जाएंगी। धारा बढ़ाने के बाद उसकी अरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि मामला जो पूरा गंभीर हो रहा है। और कहीं ना कहीं कभी भी रघुपुरा पुलिस, जो ग्रेटर नोएडा की रघुपुरा पुलिस है, कभी भी धाराएं तब्दील कर सकती है, जिसके बाद गिरफ्तारी हो सकती है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखते हुए विदेश मंत्रालय भी इस पर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, और इसमें बताया जा रहा है कि कई ऐसी धाराएं हैं जो जोड़ी जा सकती है। कौन कौन सी ऐसी धाराएं जो मानी जाए कि यहाँ पर जोड़ी जाएंगी और इस पूरे मामले को लेकर फिर जमानत भी रद्द हो जाएगी? 420 की धाराएं, जिस तरीके से देखा जाए 420 की धाराएं, जिस तरीके से देखा जाए कि फर्जी आधार कार्ड बनाए गए और कहीं ना कहीं एक पाकिस्तानी महिला को हिंदुस्तान के लाने के लिए उनको आधार कार्ड बनाकर सचिन द्वारा दिए गए, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सीमा हैदर की गलती रही। हालांकि जैसे देखा जाए, बॉर्डर पार करने के लिए भी वो जो आधार कार्ड थे उनका इस्तेमाल किया गया, जिससे कोई भी एजेंसी की है। और जो सवाल जवाब किए गए उनको क्रॉस रीचेक कराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिसको देखते हुए खुद एटीएस की जो टीम थी, जो सूत्र बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काठमांडू गई। काठमांडू जिस होटल में ये 7 दिन रुके, उस एक विनायक होटल में इससे पूछताछ की गई। हालांकि उसके मालिक ने भी बताया वहां पर उन्होंने शादी भी की। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए, अब कभी भी किसी भी समय ग्रेटर नोएडा की जो रघुपुरा पुलिस है, जो एक मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज था, उस मामले में धाराएं बढ़ाई जाएंगी। और धाराएं बढ़ाने के बाद जो न्यायालय से इन्हें जमानत मिली थी, वो जमानत रद्द कर दी जाएगी और कभी भी इसकी अरेस्टिंग हो सकती है। चलिए, क्या होता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी हम तक साझा की। कहा जाता है, अगर घर का मुखिया सही हो तो परिवार पर कोई आंच नहीं आती है और तरक्की रुक नहीं सकती। ठीक वैसा ही हाल सोनभद्र जिले में देखने को मिला, जहां के मुखिया यानी जिला कलेक्टर अपने
व्यक्तिगत व्यवहारिक व्यवहार से लोगों का दिल तो जीते ही है, साथ ही विकास योजनाओं को मजबूत नींव भी यहां पर रखी है, वो किसी से छिपी भी नहीं है। अब ये खास रिपोर्ट देखिए। किसी भी क्षेत्र में आम जनता की जीवन शैली को बदलने के लिए हर पैमाने पर विकास होना जरूरी होता है, और ये तभी संभव है जब सरकारी योजनाएं पूरी ईमानदारी के साथ जमीन पर उतरे। सोनभद्र जिले के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने DFM फंड का इस तरह से सदुपयोग किया कि खनन क्षेत्र जहां विकास से अछूता था, वहां पर अब विकास बोलता है। खनन क्षेत्र में रोड के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही थी, जहां पैदल चलना चुनौतीपूर्ण और दूभर था। वहां पर DFM फंड से CC और RCC रोड की सौगात दी। आज पक्के रोड मिल जाने से आम लोगों की समय की बचत हो रही है और दुर्घटनाओं में काफी हद तक काबू पा लिया गया है। खनन क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्कूलों में सोलर लाइट लगाने की बात हो या स्कूल की कायाकल्प की बात हो, सोनभद्र DM चंद्र विजय सिंह ने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी। आज खनन क्षेत्र में स्थित बस्तियों की जीवन शैली विकास के रास्ते पर है और शहरों के बाकी क्षेत्रों की बराबरी कर रहे हैं। वहीं गर्मियों के मौसम में जिले के कई क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई ऐसे ब्लॉक हैं जो डार्क जोन में हैं। सोनभद्र DM चंद्र विजय सिंह ने जिले के आला अधिकारियों के साथ रिचार्ज पिट की योजना जो बनाई, उसे अमली जामा भी पहनाया गया। मुख्य रूप से बारिश को जो जल है उसको सिंचाई का हम लोगों ने योजना बनाई थी, और केंद्र सरकार का जल शक्ति अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से भी चल रहा है कैच द रेन अभियान, तो उसको भी इस चीज़ से जोड़ा है। और हम लोगों ने इसमें अच्छे नंबर्स में ये काम कराए हैं, और इसमें साथ साथ माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ काम हुआ है, जिसमें गहरे जो है कूप है, ब्लास्टिंग कूप, उसका निर्माण भी हुआ है। तो कुल मिला के जो जनपद सोनभद्र में जो समस्या, एक पेरिनियल समस्या है, हमेशा चली आ रही है कि यहाँ पे गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पानी की। जितने भी हैंडपम्प होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं और टैंकर के माध्यम से सप्लाई देनी पड़ती है। तो एक प्रयास किया गया है ताकि आगे आने वाले समय में जो भी बारिश का पानी है उसको हम लोग सीधे अंदर पहुँचा सकें फिल्टर आउट करके। और इस चीज़ के बाद आसपास के जो एरिया हैं जहाँ पे भी रिचार्ज होगा पानी का, तो वहाँ के हैंडपम्प पानी देना शुरू कर देते हैं। ऐसा देखने में भी आया है। तो इस चीज़ को और अगर इसके परिणाम अच्छे रहते हैं तो उसको हम पूरा तरीके से और ज़्यादा स्केल अप करेंगे। किसानों को खेती के लिए पानी पर निर्भर रहना होता है, खास तौर से वैसे किसान जिनके यहाँ खुद के सिंचाई के साधन नहीं हैं। उनके लिए आसपास ही तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। कई क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण अंतिम चरण पर है। अमृत सरोवर के तहत सरकारी भवनों के हार्वेस्टिंग व बंधियों का निर्माण, तालाब योजनाओं के तहत तालाबों का निर्माण, पक्की नालियों को बनाकर तालाबों तक जोड़ने का कार्य बारिश से पहले कराया गया है, ताकि जब बारिश के समय नहर हो तो हमारे तालाब भी भर सके, जो किसी वजह से खाली रह जाते थे। देखिए, नॉर्मली जो एक डिमांड रहती है, बहुत ज़्यादा संख्या में डिमांड आती है कि हमारा जो बोरवेल है, एक नया बोर सूख गया है, आप फिर से एक हमारा बोर करवा दीजिए। इस तरह की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है सीज़न में। तो ये देखा जाता है कि हम नॉर्मली जो हमारा गवर्नमेंट का धन है वो खर्च हो रहा है नए बोरवेल करने में, और पुराने बोरवेल सूखते चले आ रहे हैं। तो जब पुराने बोरवेल सूख रहे हैं तो जितना भी सारा जो धनराशि है वो एक तरह से वेस्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उस बोरवेल का फिर से यूज़ कर सके कि जो बारिश का पानी इकट्ठा हो उसको हम सीधे फिर हम लोग उसको रिचार्ज के रूप में कर सकें। तो ये योजना हम लोगों की थी, और उसका जो थिंकिंग है वो इसी पॉइंट से आया था कि जो पुराने बोरवेल हैं वो वेस्ट हो जा रहे हैं और उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जा रहा है। तो जब ये पानी रिचार्ज करेंगे तो आसपास के जो पुराने बोरवेल हैं ये भी फिर से पानी देने लगते हैं। तो ऐसा कुछ जगह पे हुआ था। तो उस चीज़ को फिर स्केल अप करते हुए हम लोगों ने इस चीज़ को फिर लार्ज स्केल पे किया, और 1800 से ज़्यादा रिचार्ज पिटे हम लोगों ने बनवाए। और गांव में अक्सर गंदे पानी की निकासी की समस्या होती है। गंदे पानी के इकट्ठा होने से बहुत सी बीमारियां तक हो जाती थी। अब रिचार्ज पिट से पानी की निकासी की समस्या से बहुत जल्द निदान मिल जाएगा। घर का वेस्टेज वाटर पाइप लाइन से जोड़कर मिला दिए जाने से निकासी की समस्या खत्म होती दिख रही है। रिचार्जिंग पिट में बोरिंग भी किया जा रहा है ताकि पानी फिल्टर होकर जमीन के अंदर जाएगा, जिससे कि वाटर लेवल जो डाउन जा रहा है निश्चित तौर से लेवल बढ़कर ऊपर आएगा। इस रिचार्ज पिट से इनिशियल में तो यह देखा जाए गाँवों में
एक समस्या हुआ करते थे वाटर लॉगिंग की। लोगों के घर के पानी निकलने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो अक्सर जगह जगह पे वाटर लॉगिंग हुआ करती थी, जिससे दुनिया भर की बीमारी जैसे मच्छर वगैरह पैदा होते थे। अक्सर गांव में विवाद हो जाया करता था पानी की निकासी को लेकर के। इससे क्या है कि एक पानी की निकासी की समस्या समाप्त होगी। वह घर का वेस्टेज वाटर उसको पाइपलाइन से जोड़ करके इसमें मिला देंगे। दूसरा क्या है, इस रिचार्जिंग पिट से, चूँकि इसमें बोरिंग भी है, पानी फिल्टर होकर के ज़मीन के नीचे जाएगा, तो वाटर लेवल जो डाउन जा रहा है निश्चित तौर पर ऊपर जाएगा। रिचार्ज पिट को लेकर न्यूज वन इंडिया की टीम कई गांव में ग्राउंड रिपोर्ट देखने पहुंची थी, जहां सरकार की योजनाओं को जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गोरही गांव के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सोनभद्र जिला विकास की ओर बढ़ रहा है। पानी को लेकर होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर जिलाधिकारी ने जल संचयन के बारे में जो सोचा है वो जिले के लिए वरदान साबित होगा। ये जो गंदा पानी बह रहा था जगह जगह से जी, वो इकट्ठा जो है ढक कर रखा गया है। इससे जो है मच्छर पैदा नहीं होंगे जी। और आपको इसके कोई फ़ायदा समझ में आता है कि नहीं? वाटर लेवल बढ़ेगा इसका? हाँ बढ़ेगा। अच्छा बढ़ेगा। फायदा साहब, मच्छर तो पहले कम हो जी हैं। जब गंदा पानी बहुत रही इधर उधर तो न बही, जब गड्ढा में जाई जी, और पानी सोखी तो हमन का वाटर लेवल बढ़ जाई कम से कम कुछ। वहीं जिलाधिकारी द्वारा कराए जा रहे कार्यों को देखने के लिए न्यूज वन इंडिया खुद मौके पर पहुंचा और जायजा लिया। देखिए, मैं इस समय गौरही गांव में मैं खड़ा हूं, जहां पे सरकार द्वारा ये रिचार्ज पिट की एक योजना चलाई जा रही है, जिससे कि गांव का जो गैस्टेड पानी है, जो नालियों में जो बहता था, जो खेतों में बहता था, जहां से गंदगी पैदा होकर जो गंदगी के द्वारा मच्छर पैदा होते थे और लोगों को बीमारियां होती थी, उसी योजना को पानी को इकट्ठा करने के लिए, वाटर लेवल बढ़ाने के लिए सरकार ने ये योजना चालू की है, जिससे कि गांव का पानी अन्यथा गैस्टेड न बहे और लोगों को जो इससे जो परेशानियां होती थी वो भी दूर हो। और इस योजना से वाटर ज़मीन के अंदर जो है कि बोर करके ये जो गैस्टेड पानी है इसको ज़मीन के अंदर डाला जा रहा है, जिससे कि वाटर लेवल जो है कि ये जो कम होता था वो कम न हो। 30 से 35 फीट की गहराई पे ये जो है कि बोरिंग की हुई है और इसी में जो है कि पूरे गांव का पानी इकट्ठा होकर जो आएगा और उसको जो है कि ज़मीन में अंदर वो सोखेगा, जिससे कि पानी की भी बचत होगी और पानी गैस्टेड भी नहीं होगा और इससे आपको जो है कि वाटर लेवल भी इससे बढ़ेगा। ये थी सरकार की योजना। ये चैम्बर जो है कि पूरे गांव का जो कि ऐसे कई चैम्बर गांव में बनाए गए हैं, जहाँ पे जो है कि कई घरों का पानी लाके जो है कि चैम्बर में छोड़ा जा रहा है। संतोष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, सोनभद्र। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।